हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ईटीपीटी सीरीज में। आज हम पुनः पिछले सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं पिछले सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरों पर। पिछले सप्ताह दो महत्वपूर्ण भारत के पदार्थों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इससे पहले ही सप्ताह में मैंने बताया था कि सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय को 2004-05 में जीआई टैग मिला था। तो इस बार सोहराई खोवर पेंटिंग, जो झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्रीय पेंटिंग है, इसे अब जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और जीआई टैग प्राप्त करने से यह हजारीबाग जिले से उठकर पूरे झारखंड, पूरे भारत में इस पेंटिंग की प्रसिद्धि मिलेगी। दूसरा है तेलिया रुमाल तेलंगाना। तेलिया रुमाल तेलंगाना के हैदराबाद जिले का एक फैब्रिक है, एक रुमाल है और यह हैदराबाद में प्रसिद्ध है। अब इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो यह भी हैदराबाद से निकलकर पूरा भारत के लिए और ग्लोबल हो जाएंगे। तो दो पदार्थ, सोहराई खोवर पेंटिंग जो झारखंड हजारीबाग जिले के और तेलिया रुमाल जो तेलंगाना के हैं, इन दोनों को जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, नेशनल रजिस्ट्रार के द्वारा भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े पिछले सप्ताह प्रस्तुत किए गए। तो राष्ट्रीय जन्म दर, तो वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर 20 आंका गया है, जबकि 1971 में यह 36.9। जन्म दर के संदर्भ में बिहार 26.2 पॉइंट के साथ पहले पायदान पर है, जबकि अंडमान एवं निकोबार 11.2 पॉइंट के साथ सबसे निचले स्थान पर है। तो आपके बीपीएससी बिहार के हर एक एग्जाम के लिए बिहार के स्थान को महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो आपको इसे याद रखना है। जन्म दर होता क्या है? तो प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्मे बच्चों की कुल संख्या। इसके बाद चलते हैं मृत्यु दर पर। तो 1971 में मृत्यु दर 14.9 थी, जबकि वर्ष 2018 में 6.2 दर्ज की गई है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ मृत्यु दर में सबसे अधिक है, यानी कौन सा राज्य मृत्यु दर के मामले में सर्वोच्च स्थान रखता है? तो छत्तीसगढ़। जबकि दिल्ली में मृत्यु दर सबसे कम दर्ज किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर में कमी आई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। मृत्यु दर क्या होता है? तो प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु की कुल संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अब आगे चलते हैं शिशु मृत्यु दर पे। वर्ष 2018 में शिशु मृत्यु दर 32 यानी 32 दर्ज किया गया है, जबकि 1971 में बहुत ज़्यादा 129 यानी 129 दर्ज किया गया था। सबसे खराब स्थिति मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश की है और सबसे अच्छी स्थिति नागालैंड की है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर पिछले एक दशक में 50 से घटकर 32 हो गई है। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु है, जिसे प्रति 1000 जन्म दर पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल संख्या होती है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। दोस्तों, पिछले सप्ताह की महत्वपूर्ण दिवस पे एक नज़र डालते हैं। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस यह उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और किसी महामारी से पीड़ित होते हैं। तो अभी कोविड-19 का समय है, यह बहुत ही वैश्विक बड़ा महामारी है, तो रेड क्रॉस दिवस महत्वपूर्ण होता है। इसके संस्थापक जॉन हेनरी डिनेंट थे। इसकी स्थापना 1863 में और इसकी मुख्यालय जेनेवा में है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 1863 में। इसका मुख्यालय तो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। इसके संस्थापक जॉन हेनरी डिनेंट थे। और कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को एक और
विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। थैलेसीमिया देखिए ये रक्त की कमी से होने वाली बीमारी है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद 9 मई को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म के संदर्भ में थोड़ा डेट को लेकर कन्फ्यूजन रहता है। 9 मई का जो डेट है तो बंगाली कैलेंडर के हिसाब से 9 मई को मनाया जाता है, जबकि जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। इनकी 159वीं जयंती पर महत्वपूर्ण ये हुआ कि इजराइल ने इनके नाम पर एक सड़क का भी नाम रखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की यह 159वीं जयंती मनाई गई। और 9 मई 1920 को एक और ऐतिहासिक पुरुष की जयंती मनाई जाती है, वह गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इनकी 154वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में हुआ था। ये आप जानते होंगे कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। ऐसे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2 माह में मनाया जाता है, मई और अक्टूबर महीने में। तो 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पूरे विश्व में मनाया गया और इसका थीम पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं रखा गया था। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 11 मई 2020 को 29वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। एक प्रौद्योगिकी दिवस हमारे यहाँ परमाणु परीक्षण की यादों में मनाया जाता है, जैसे 1974 में और आपका 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था, उसी की याद में 29वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को एक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अभी देख रहे होंगे कोविड-19 महामारी में नर्सों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो इसका थीम नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था और इसे लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पिछले सप्ताह के कुछ चर्चित व्यक्ति के बारे में। तो उद्धव ठाकरे, तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इनको निर्विरोध महाराष्ट्र विधान परिषद के सदन के रूप में चुना गया। अब ये अपनी मुख्यमंत्री का कार्यकाल अच्छी तरह से निभा सकते हैं। अगर ये हार जाते तो इन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता। दूसरा, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के चेयरमैन पुनः नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक होगा। अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के चेयरमैन हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि लोक लेखा समिति का चेयरमैन विपक्षी दल के सदस्य होते हैं। तो दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के गुडविल एम्बेसडर हैं और इनकी कार्यकाल को बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है। ये सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी विशेष दूत हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये विशेष दूत हैं। तो आपके एग्जाम के लिए दिया मिर्जा 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की गुडविल एम्बेसडर और दूसरा, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत कौन हैं? तो दिया मिर्जा। नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के
प्रमुख के रूप में कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 के चलते सभी कार्यकाल बढ़ाए जा रहे हैं। तो नरेंद्र बत्रा आपके लिए 2 तथ्य हैं, पहला भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष के रूप इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अगला दीपा मलिक। तो दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं और इन्होंने सक्रिय खेलों से हाल ही में पिछले सप्ताह संन्यास ले लिया है। अगला सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित की गई है। ये टेनिस से संबंधित है। यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे चलते हैं तो जलमाय खलील जाद ये चर्चा में इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये अमेरिका के विशेष दूत हैं और कोविड-19 के प्रतिबंध के बावजूद ये भारत की यात्रा पर आए थे। और अगला है मुस्तफ़ा अल कादमी इराक के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। अब आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। तो एक पिछले सप्ताह मिशन सागर की शुरुआत की गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नौसेना ने मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर एवं कोमोरोस देशों को सहायता पहुंचाने के लिए मिशन सागर परियोजना शुरू की। भारतीय नौसेना के जहाज केसरी को हिंद महासागरीय देशों में खाद्य वस्तुएं, कोविड-19 से संबंधित दवाएं, विशेष आयुर्वेदिक दवाएं एवं चिकित्सा सहायता दलों के साथ भेजा गया। ये मिशन सागर 5 देशों मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस देशों में सहायता के लिए शुरू किया गया है और भारतीय नौसेना के जहाज केसरी को भेजा गया है। अगला एक चर्चा में टर्म रहा हेलीकॉप्टर मनी। तो कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था जो प्रभावित हुई है तो उसको लेकर हेलीकॉप्टर मनी एक नई अवधारणा है। इस अवधारणा को अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया है। तो इसमें कहा गया है इस अवधारणा में कि कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रही अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से गति देने के लिए यह एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण है। इसमें बड़ी धनराशि का मुद्रण किया जाता है और फिर इसे जनता में वितरित किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति के मध्य एक संतुलन कायम होता है। आगे एक ऐप भी जारी किया गया है, आयुष संजीवनी ऐप। तो इस ऐप को आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप से लोगों के बीच आयुष से संबंधित सिफारिशों एवं विभिन्न कदमों की स्वीकार्यता तथा उपयोग के साथ कोविड-19 के उन्मूलन में इनके प्रभाव से जुड़ी जानकारियां जुटाने में मदद मिलेगी। 50 लाख लोगों तक इस ऐप को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अब आगे चलते हैं। स्वस्थ वायु नाम का एक वेंटिलेटर जो है आविष्कार किया गया है, यानी CSIR द्वारा नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। तो त्रिपुरा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना शुरू किया गया है। तो आपसे देखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर किसी राज्य का महत्वपूर्ण योजना के बारे में, तो ये याद रखिएगा। वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है। तो ये VVI आपके लिए हो सकता है। FIR देखिएगा, अक्सर सुनते होंगे खबरों में कि थानों के द्वारा FIR नहीं दर्ज किए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार की एक अनूठी पहल है FIR आपके द्वार योजना, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा पारावैगनी सैनिटाइजर DRUVS किस संगठन ने विकसित किया है? तो DRDO द्वारा किया गया है। इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का क्या कारण है? तो बाल एवं मातृ कुपोषण। इसके आगे कृषि मंत्रालय के लक्ष्य के अनुसार 15 मई कितने मंडियों बाजारों को ई-नैम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाना है? तो 1000 किया जाना था। ई-नैम जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है।
इसमें देश के सभी मंडियों को जोड़ा जाना है, यानी लगभग 1000 मंडियों को 15 मई तक जोड़ा जाना था। अटल पेंशन योजना 5 साल पूरे हो गए हैं। यह 9 मई 2015 को शुभारंभ की गई थी। इस योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। अब तक 2.23 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है। 18 से 40 वर्ष तक के जो लोग हैं इसमें शामिल किया जाता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक हेल्पलाइन भरोसा नाम से शुरू किया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो है कोरोना को जांच को लेकर एलिसा जांच किट का निर्माण किया गया है। इसका नाम कोविड कवच रखा गया है। यह राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा तैयार किया गया है। ऐसे देखिएगा कि एलिसा टेस्ट जो है आपका एड्स से संबंधित है। एक आपके लिए और कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन आएगा कि एलिसा जांच किट किससे संबंधित है? यह कोविड-19 के जांच से संबंधित है। पिछले सप्ताह एक और महत्वपूर्ण खबर है कैलाश मानसरोवर को लेकर। तो कैलाश मानसरोवर के लिए एक नया रास्ता लिपुलेख धाराचूला मार्ग का शुभारंभ किया गया है। इसे शुभारंभ जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया। इसे इस मैप में देख सकते हैं। यही लिपुलेख पास है, लिपुलेख आरेही मानसरोवर है। यहाँ जाने के लिए लिपुलेख पास सबसे आसान रास्ता होगा। लिपुलेख मार्ग के द्वारा लगभग 87 से 90 किलो मात्र लंबा यह मार्ग होगा। इसके अलावे मानसरोवर पहुँचने के लिए 3 रास्ते हैं, एक सिक्किम के द्वारा, एक नेपाल के द्वारा और एक जो है उत्तराखंड ही लिपुलेख दर्रा के द्वारा। तो ये सबसे आसान और सबसे सरल मार्ग होगा। नेपाल की इस पर आपत्ति है। नेपाल का कहना है कि यह मार्ग मेरे एरिया में पड़ते हैं, इसी को लेकर अभी विवाद उत्पन्न हो रखा है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पिछले सप्ताह माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, जो जीडीपी का 10% के बराबर होगा। यह बहुत ही बड़ी रकम है। भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने उभारने के लिए ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसमें यह भी कहा गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, इट इज़ टाइम टू बिकम वोकल फॉर आवर लोकल प्रोडक्ट एंड मेक देम ग्लोबल। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 5 पिलर की चर्चा की गई है और उनके द्वारा कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर पर खड़ी होगी। तो ये 5 पिलर में पहला पिलर इकोनॉमी को बताया गया है। कहा गया है एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। तो पहला जो पिलर है वो इकोनॉमी। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना को बताया गया है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तो ये दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा सिस्टम को बताया गया है, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्राइवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। तो तीसरा सिस्टम है। और चौथा डेमोग्राफी को लिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। और 5वां अंतिम डिमांड यानी मांग को रखा गया है। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसे मैं अलग से भी लेकर आऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण खबर हैं। किस देश ने $1,80,000 की इनामी राशि वाली FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण जीता? तो यह चीन ने जीता है। यह शतरंज से संबंधित प्रतियोगिता है। पहली बार इसका आयोजन हुआ है और पहले आयोजन में चीन विजेता रहा है। दूसरा,
ईरान को लेकर खबर है। इसने अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान करने का फैसला लिया है। तोमान इसलिए क्या किया गया क्योंकि रियाल का जो रेट है बहुत ही कम गया है, मुद्रास्फीति बहुत ही बढ़कर ज़्यादा हो गया है, तो इसने रियाल को बदलकर तोमान करने का फैसला लिया है। एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर होगा, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला है, किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर शून्य रहने का अनुमान लगाया है? तो ये मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है। इसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास दर शून्य रहने का अनुमान लगाया है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है कि कोविड-19 को लेकर ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है, तो ब्रिक्स देशों की साझी बैंक है, एनडीबी कहा जाता है। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है, $1 अरब की। इसका इस्तेमाल इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे चलते हैं। तो IMD मौसम रिपोर्ट में पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान को भी शामिल किया गया है। चर्चा में बहुत बना हुआ है, भारत ने मौसम रिपोर्ट में शामिल किया है। इससे पहले पाकिस्तान द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान यानी POK के क्षेत्रों में चुनाव कराने को लेकर न्यूज़ चर्चा में है, तो ये मिलाकर दोनों न्यूज़ बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। इसके अलावा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किए गए हैं। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत का स्थान 74 बताया गया है, जबकि प्रथम स्थान पर स्वीडन को रखा गया है। पिछले बार भारत का स्थान 76 था, तो 2 अंकों के सुधार के साथ इस बार 74 रखा गया है। तो दोस्तों, ये थे पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम चलते हैं पिछले सप्ताह यानी 1 से 7 मई तक के 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो पहला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? दूसरा, हाल ही में फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट बोबल किसकी संयुक्त परियोजना है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? और अंतिम, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 5 क्वेश्चन पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। फिर मैं लेकर आऊँगा अगले सप्ताह साप्ताहिक करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर। तब तक के लिए धन्यवाद।